नए चैप्टर की, जो क्या है प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट डिमांड और एक्सेस डिमांड का। अब भी हम लोग बात करेंगे इक्विलिब्रियम की। जैसे पहला है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या था भाई कि जो हमारी आउटपुट होगी, एग्रीगेट सप्लाई होगी, वो किसके इक्वल होगी, एग्रीगेट डिमांड के इक्वल होगी। ये पहले चैप्टर में समझा हमने। या हमारी सेविंग हमारी इन्वेस्टमेंट के इक्वल होगी, ये हमने समझा था। मेन हम ये समझेंगे, ठीक है। मतलब वो कह रहे हैं कि भाई इक्विलिब्रियम मतलब एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के इक्वल होगी, लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का मतलब क्या है कि हमारी इकोनॉमी में जितनी भी एम्प्लॉयमेंट हो सकती है उतने एम्प्लॉयमेंट पे लोग काम कर रहे हैं और प्रोडक्शन कर रहे हैं, और उस समय एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के इक्वल होती है, उसे हम कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझते हैं। मान लो कि एक कंपनी है, ठीक है। मान लो कि एक कंपनी है, वहां पर क्या है कि 200 लोग एम्प्लॉय हो सकते हैं, 200 लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। एक इंसान, एक पर्सन मिलकर 10 यूनिट्स बना सकता है, ठीक है। अब समझ रहे हो ना, एक इंसान मिलकर 10 यूनिट्स बना सकता है, 200 लोग काम कर सकते हैं, और 200 लोग ही काम कर रहे हैं, और 200 लोग ही काम कर रहे हैं। 200 लोग मिलकर कितनी यूनिट्स बनाएंगे, 2000 यूनिट्स बनाएंगे, ठीक है। ये क्या होती है, ये हमारी होती है एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। जितनी एम्प्लॉयमेंट थी उतने ही लोग काम कर रहे हैं, मतलब पूरी फुली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है। और इस समय हमारी जो डिमांड है, हमारी डिमांड भी भाई 2000 यूनिट्स की है, ठीक है। हमारी जो डिमांड है ना, ये गलत हो गया, हमारी जो डिमांड है वो भी 2000 यूनिट्स की है। मतलब एक पॉइंट जहां पर हमारी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो रही है और हमारी रिसोर्सेज पूरी तरह यूटिलाइज हो रहे हैं, उसे हम कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। दूसरा क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है। सेम एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। हमने कहा था कि उस कंपनी में 200 लोग काम कर सकते हैं। अब क्या हुआ कि वहां पर सिर्फ 180 लोग काम करने लग गए, बाकी चले गए। अगर 180 लोग काम कर रहे हैं तो भाई डिमांड तो 2000 यूनिट्स की है। सेकंड केस में 2000 यूनिट की डिमांड है, 180 लोगों ने 1800 यूनिट्स बनाई, ठीक है। अब सप्लाई कितनी कर पा रहे हैं हम लोग, सिर्फ 1800 यूनिट्स की, ठीक है। अब फुली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं हुआ, लेकिन इक्विलिब्रियम कहां पर बनेगा, इक्विलिब्रियम बनेगा 1800 यूनिट्स पे। मतलब हमारी जो डिमांड है और सप्लाई वो इक्विलिब्रियम कहां पर लेकर आएगी, वो हमारी लेकर आएगी 1800 यूनिट्स पे, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा यूनिट्स है वो तो भाई नुकसान है ना, वो तो भाई प्रोड्यूसर्स का नुकसान है, ठीक है। इसको बियर करने के लिए वो और प्रोडक्शन करेंगे, लेकिन बाद में करेंगे, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम हो रहा है 1800 यूनिट्स पे, ठीक है। लेकिन ये कब हो रहा है, जब हमारे रिसोर्सेज पूरी तरह यूटिलाइज नहीं हो पा रहे, ठीक है। ये हो गए दो केस। अब तीसरा केस क्या है कि भाई वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलंटरी मतलब इंसान बेरोजगार है लेकिन अपनी मर्जी से। कैसे, मतलब कि भाई जो प्राइस उसे मिल रहा है ना, वो कह रहा है मैं इस रेट पे काम नहीं करूंगा, मेरी मर्जी, मैं काम कर सकता हूं, मैं करूंगा ही नहीं। इसे हम कहते हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद बात करते हैं इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब इसमें क्या होता है कि भाई बंदा बहुत होशियार है, काम करना चाहता है, जो पैसा उसे मिल रहा है उस पैसा, कहता है भाई मैं इस पगार पे भी काम कर लूंगा, लेकिन उसे काम ही नहीं मिल रहा, जिसे हम कहते हैं ना एक्चुअल में बेरोजगारी, वो होती है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलंटरी मतलब मैं अपनी मर्जी से बेरोजगार हूं, इनवॉलंटरी मतलब मैं काम करना चाहता हूं, मुझे काम नहीं मिल रहा। तो ये सारी होगी सिंपल सिचुएशन। फुल एम्प्लॉयमेंट की मतलब हम लोगों ने फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम समझ लिया है, लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट का हमें पता नहीं है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि भाई सप्लाई ऑफ लेबर इज इक्वल टू डिमांड ऑफ लेबर। मतलब कि भाई जितनी जॉब है उन जॉब पर सारे के सारे लोग काम कर रहे हैं एट देयर एग्जिस्टिंग वेज रेट। वेज रेट मतलब जितनी उन्हें पगार मिल रही है उतनी पगार पर वो सारे लोग काम कर रहे हैं। जितनी मार्केट में जॉब अवेलेबल है उन सब जॉब के ऊपर कोई ना कोई इंसान काम कर रहा है, जितनी भी पगार मिल रही है, तो उसे हम कहेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। क्या फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि पूरे देश के लोग सारे के सारे लोग काम कर रहे हैं, कोई बेरोजगार नहीं है, ऐसा नहीं है। फुल एम्प्लॉयमेंट के टाइम पर भी कुछ लोग बेरोजगार होते हैं, जिसे हम कहते हैं नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट कौन कौन से होती है, दो तरह की होती है, एक होती है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, एक होती है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि मैं हूं पंजाब में, मुझे हरियाणा में कोई जॉब मिल गई है, ठीक है। अब पुरानी जॉब को मैंने छोड़ दिया है और मैं वहां जाऊंगा, वहां जाकर नई जॉब को ज्वाइन करूंगा। इसके बीच में 10-12 दिन में कोई काम नहीं कर रहा, अब कोई काम नहीं कर रहा, कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही, कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रही, उस अनएम्प्लॉयमेंट के पीरियड को हम कहेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। उसके अलावा आ जाती है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट वो क्या होती है, जैसे मान लो टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आ गया,
भाई कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, ठीक है, अब उसके हिसाब से हमें काम करना है, हमें पता है, कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। अब नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए कुछ टाइम लगता है, या हम पुरानी जॉब को छोड़ देते हैं या नई जॉब में चले जाते हैं, लेकिन वो टाइम पीरियड है जिसमें हम लोग कोई भी प्रोडक्शन नहीं कर पाते, नई चीज को सीख ही रहे हैं, उसी भी हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट वो अनएम्प्लॉयमेंट होती है ड्यू टू टेक्नोलॉजी चेंज के हिसाब से आती है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अगर हमारी डिमांड ज्यादा होगी या डिमांड कम होगी। पहला क्या भाई, डेफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड। अब डिमांड कम होगी है किसके रिलेशन में, सप्लाई के रिलेशन में, ठीक है। अब समझो भाई डिमांड अगर कम होती है तो क्या रीजन होता है भाई, हम लोग इसका मतलब खर्चा कम कर रहे हैं, ठीक है। पहला क्या बोल रहा है कि एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। ठीक है यार, इतना क्या सोचना है, ठीक है। ये देखो हम लोग इसका जो ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ क्या बनाते हैं, ये ग्राफ क्या बना हुआ भाई, ये इनकम है, ये डिमांड है, ये इनकम का हमने सीधा स्लोप लगा दिया 45 डिग्री वाले पे, ठीक है। तो ये आप लोग पढ़ चुके हो, पहले पढ़ चुके हो, ठीक है। अब क्या थी, हम लोग सोच रहे थे कि भाई इतनी फुल एम्प्लॉयमेंट पे डिमांड होगी, ये ना फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे इतनी डिमांड होगी, लेकिन डिमांड होगी उससे कम, डिमांड कम हो गई, ठीक है। ये होगी एक्चुअल, ये होगी प्लान डिमांड, लोगों ने तो इतनी डिमांड की है, ठीक है। ये यहाँ पर यही कहना चाहता है। अब डिमांड कम क्यों हुई है, रीजन सिंपल है कि भाई लोगों ने खर्चा कम किया है। कौन कौन सी जगह पे खर्चा कम किया होता है भाई, देखो डिमांड में कौन सी चीज आती है, एक तो आती थी हाउस होल्ड की कंजप्शन, कंजप्शन एक्सपेंडिचर आता था, तो रिडक्शन इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर आ गया। उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट होती थी, इन्वेस्टमेंट की जाती थी वो भी कम होगी, या हमारे एक्सपोर्ट कम होगी। अब समझो भाई एक्सपोर्ट कम होने से हमारी डिमांड कैसे कम होती है, डिमांड मतलब होता है खर्चा, जो एक्सपोर्ट करने के लिए गुड्स हम बनाते हैं उसके ऊपर जो खर्चा लगता है। अब देखो एक्सपोर्ट ही कम होगी तो गुड्स कम बनेगी तो कम खर्चा लगेगा, तो एक्सपोर्ट कम हो गए, इंपोर्ट ज्यादा हो गए, हमने सामान ज्यादा मंगवा लिया। अब देखो इंपोर्ट हमेशा नेगेटिव रिलेशन होता है एग्रीगेट डिमांड से। अब कुछ लोग समझना चाहते हैं कि भाई कैसे भाई, उसके भी तो खर्चा होना। देखो सामान मंगवाया, सामान अगर हम बाहर से मंगवा रहे हैं तो हमारे यहाँ का सामान महंगा होगा, हमारे यहाँ का सामान अगर कोई खरीदेगा नहीं तो यहाँ की इनकम होगी, यहाँ की इनकम नहीं होगी। बाहर से सामान मंगाओगे, यहाँ की इनकम नहीं होगी, तो यहाँ पर अगर इनकम नहीं हो रही है तो लोग खर्च कहाँ पर करेंगे, अगर खर्च नहीं करेंगे तो भाई डिमांड कैसे होगी। तो ये एक घूमता रहता सिस्टम, तो वो नहीं घूम पाएगा, तो इसीलिए ये नेगेटिव रिलेशन होता है अगर इंपोर्ट बढ़ जाए और एक्सपोर्ट कम हो जाए, ठीक है। अगला क्या बोलता है, इंक्रीज इन टैक्स रेट। अगर टैक्स रेट ज्यादा होते हैं तो उससे क्या होता है, प्राइस लेवल बढ़ जाता है, और मान लो कि किसी चीज का प्राइस बढ़ जा रहा है तो हम उसकी तरफ डिमांड कम कर देते हैं। तो ये सारे रीजन होते हैं कि भाई डिमांड कम होने के, डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड आने के, ठीक है। अब ये सब तो हो गया, डिमांड कम होगी, अब उसके कारण क्या क्या हो सकता है। पहली चीज है कि भाई अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता है। अंडर एम्प्लॉयमेंट तो हम लोगों ने पढ़ लिया है। देखो अगर डिमांड कम है तो सप्लाई कम होगी, ठीक है। अब मुझे पता है कि भाई इतने लोगों की डिमांड है नहीं, तो मैं क्या भाई अपने सारे रिसोर्सेज यूज करके प्रोडक्शन करूंगा, नहीं भाई, तो मेरे रिसोर्सेज कम यूज होंगे। अगर मेरे रिसोर्सेज कम यूज हो रहे हैं तो उसे हम कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो बात खत्म कर दो। उसके बाद आता है डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशन क्या होती है, भूखमरी वाली सिचुएशन, जब लोगों के पास पैसा ही नहीं होता। डिमांड कम होने का रीजन क्या होता है, डिमांड कम हो रही है मतलब लोग पैसा खर्च नहीं कर रहे, खर्च क्यों नहीं कर रहे, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, तो डिफ्लेशनरी गैप आ जाता है आगे जाके, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अनडिजायर्ड स्टॉक। क्या होता है अनडिजायर्ड स्टॉक, मतलब कि भाई बंदे ने क्या है, अब प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर ने 2000 यूनिट सोचे थे, मैं 2000 यूनिट बनाऊंगा, ठीक है, उसने बना दिए, लोगों ने डिमांड की 1500 यूनिट्स की, उसने 1500 तो बेच दिया, अब 500 उसके एक्स्ट्रा बचे हैं, जो बचे हुए हैं वो हो गया अनडिजायर्ड स्टॉक। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है भाई, देखो प्रोड्यूसर ने सोचा था वो 2000 यूनिट बनाकर बेचेगा, ठीक है, लेकिन उसने 1500 यूनिट बेचे, अब 500 यूनिट का तो उसको नुकसान है, ठीक है, जो उसने नहीं बेचे। अब अगर वो बेच देता उस पर प्रॉफिट होता है, जो प्रॉफिट होता है अब वो नहीं हुआ तो वो उसका नुकसान हो गया, तभी तो हम उसे कहेंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। यह सिचुएशन थी जब हमारी डिमांड कम होगी, डेफिशिएंसी होगी। अब उससे उल्टा क्या हो जाता है कि अगर मान लो कि हमारी डिमांड बढ़ जाती है, बहुत बढ़ गई, डिमांड बढ़ जाती है मतलब कि हम लोग ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई फुल एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। हम लोगों ने कितना सोचा था, हम लोगों ने सोचा था कि भाई इतनी होगी डिमांड, लेकिन डिमांड बढ़कर हो गई इतनी, ठीक है, प्लान डिमांड होगी इतनी, ठीक है। तो ये हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट, बात खत्म हो गई। रीजन क्या होता है, रीजन क्या होता है कि डिमांड का बढ़ने का, पहला कंजप्शन एक्सपेंडिचर बढ़ गया, दूसरा हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, तीसरी गवर्नमेंट ने खर्चा बढ़ा दिया, गवर्नमेंट कहता है कि मैं खुले मन से खर्चा करूंगा। उसके बाद आ गया कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ गई और इंपोर्ट कम हो गए, एक्सपोर्ट बढ़ गए इंपोर्ट कम हो गए, इसका बिल्कुल ऑपोजिट हो। टैक्स रेट, अगर टैक्स रेट कम होंगे तो फिर प्राइस कम हो जाएगा, अगर टैक्स रेट कम हो जाते हैं तो प्राइस कम हो जाता है प्रोडक्ट का और हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो इसकी वजह से हमारी डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड बढ़ने के कारण क्या होता है भाई,
अगर मार्केट में लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं तो इसका मतलब कि लोगों के पास बहुत पैसा है, और अगर बहुत पैसा है तो भाई अगर हमें दिख रहा है कि सामने वाला डिमांड बहुत ज्यादा कर रहा है तो हम थोड़ा सा प्राइस बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हो जाता है, महंगाई हो जाती है, इन्फ्लेशनरी गैप आ जाता है। उसके बाद क्या आता है, स्टैटिक जीडीपी। स्टैटिक जीडीपी का मतलब क्या है, एक चीज समझ लेना, जब जीडीपी बढ़ती है ना, जीडीपी बढ़ने का एक ही रीजन होता है, वो होता है प्रोडक्शन। लॉजिकली काफी बहुत सारे रीजन होते हैं, एक मेन रीजन क्या होता है कि प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है तो देश की जीडीपी बढ़ रही है, प्रोडक्शन कम हो रही है तो देश की जीडीपी कम हो रही है। इस केस में क्या एग्रीगेट सप्लाई बढ़ रही है? नहीं भाई, बढ़ तो डिमांड रही है, सप्लाई पे थोड़ी ना फर्क पड़ा है। अगर सप्लाई नहीं बढ़ रही तो क्या हमारी जीडीपी बढ़ेगी? नहीं भाई, जीडीपी तो स्थिर है, स्टैटिक है, ठीक है। उसके बाद आ गया एक्सेस डिमांड एंड वेज प्राइस स्पाइरल। देखो, अब मैं एक प्रोड्यूसर हूं, मुझे दिख रहा है कि सामने लोगों ने 1000 यूनिट्स की प्रोडक्ट डिमांड की है, ठीक है। मेरे पास 10 लोग काम कर रहे हैं, वो 6 घंटे काम करते हैं। अब मैंने उन्हें कहा कि तुम ऐसा करो भाई, ओवर टाइम लगा लो, मैं तुम्हें ओवर टाइम के एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगा, ठीक है। एक तो ये हो जाता है। दूसरा क्या हो जाता है कि मान लो कि मैंने देखा कि सामने से ना डिमांड ज्यादा है, लोग ज्यादा सामान मुझसे मांग रहे हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ 2-3 बंदे हायर कर लेता हूँ, ठीक है। मैं ज्यादा पैसे दे दूंगा, क्या हो जाएगा, मुझे तो सामने से प्रॉफिट मिल ही जाएगा। तो ये सब चीजें क्या होता है, अगर डिमांड बढ़ती है वेज प्राइस भी बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि लॉस ऑफ प्रॉफिट, ये भी वही चीज है। अब देखो, डिमांड बढ़ गई, डिमांड क्या है, डिमांड है 2000 यूनिट्स की, लेकिन मैं अपने पूरा जोर लगाकर 1500 यूनिट्स बना पाया और बेच पाया। अब जो 500 यूनिट मैं नहीं बना पाया, नहीं बेच पाया, उसका तो मुझे नुकसान है। अगर मैं बेच देता तो मुझे उसका प्रॉफिट हो जाता, कुछ भी हो सकता था, ठीक है। तो ये सारे छोटी मोटी चीजें, इस चीज को ज्यादा दिमाग खराबी नहीं करनी। ये एग्रीगेट सप्लाई को समझना कि कैसे कम होती है, तो ये चीज ऑटोमेटिक समझ आ जाएगी, ठीक है। बात होगी खत्म, एक बार देखना है तो देख लो, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब हमने समझ लिया कि भाई डिमांड ज्यादा कैसे होती है, कम कैसे होती है, उसके क्या फर्क होते हैं। लेकिन हमने ये भी चीज समझी है कि भाई डिमांड ज्यादा और कम दोनों ही हानिकारक है। तो हमें होना चाहिए एक इक्विलिब्रियम लेवल पर डिमांड होनी चाहिए, मतलब ना ज्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए। अब ये दो तरीके हैं जिसकी हेल्प से गवर्नमेंट और आरबीआई क्या करते हैं कि डिमांड को एक इक्विलिब्रियम लेवल पर लेके आते हैं। कैसे? देखो, सिंपल तरीका है कि अगर डिमांड ज्यादा है, इसका मतलब लोगों के पास पैसा ज्यादा है, क्योंकि वो खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। पैसा ज्यादा है, इसका मतलब कि मनी सप्लाई मार्केट में ज्यादा है, बस मनी सप्लाई की गेम है। अगर मनी सप्लाई ज्यादा है, इसका मतलब डिमांड ज्यादा है, ठीक है। हमें लेके आना है मनी सप्लाई को एक मॉडरेट लेवल पर, ठीक है। अगर मनी सप्लाई कम है, इसका मतलब डेफिसिट डिमांड है, ठीक है। तो अगर डेफिसिट डिमांड है तो मनी सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा। अगर डिमांड बहुत ज्यादा है तो उसे थोड़ा सा कम करके मॉडरेट लेवल पर लेके आना पड़ेगा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कैसे होगा, ठीक है। अगर मान लो कि भाई पहला केस है, डिमांड बहुत ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है मतलब लोगों के पास पैसा ज्यादा है, मनी सप्लाई ज्यादा है, तो मनी सप्लाई पहले से ज्यादा है, तो गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा करेगी या कम करेगी? देखो, गवर्नमेंट खर्चा करती है तो वो जो पैसा गवर्नमेंट के पास है वो लोगों के पास जाता है, तो जिससे मनी सप्लाई बढ़ जाती है और जिससे डिमांड और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी, अगर डिमांड पहले से बढ़ी हुई है तो गवर्नमेंट खर्चा कम कर देगी, ठीक है। दूसरे का तरीका उसका ऑपोजिट हो जाएगा। फिर टैक्स, मान लो कि भाई मनी सप्लाई बढ़ी हुई है, डिमांड ज्यादा है, तो गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाएगी कि कम करेगी? गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाएगी ताकि लोग ज्यादा खर्चा ना कर पाए, ठीक है, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ी हुई थोड़ी कम हो जाएगी, अपने मॉडरेट लेवल पर आ जाएगी, ठीक है। पब्लिक बोरिंग, पब्लिक बोरिंग क्या होती है? जैसे हम जैसे लोग, हम गवर्नमेंट के फंड्स में पैसा जमा कराते हैं, जिसके बदले में गवर्नमेंट हमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देगा। अब गवर्नमेंट देख रहा है कि मनी सप्लाई ज्यादा है कि कम है। मान लेते हैं कि मनी सप्लाई कम है, ठीक है, डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन है। गवर्नमेंट ने देखा भाई लोगों के पास पहले से पैसा नहीं है, तो गवर्नमेंट अपना इंटरेस्ट रेट कम कर देता है, जिसकी वजह से लोग गवर्नमेंट के पास पैसा जमा नहीं कराते, जो खुद के पास पैसा है वो ही खर्च करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से डिमांड थोड़ी थोड़ी बढ़नी शुरू होती है और एक मॉडरेट लेवल पर आ जाती है, ठीक है। और लास्ट वाला क्या है? बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई। जो गवर्नमेंट है वो आरबीआई से पैसा बोरो करती है और आगे उधार पे चढ़ा देती है, ठीक है। अब समझो कि अगर डिमांड पहले से ज्यादा है, पहले से डिमांड ज्यादा है, लोगों के पास पहले से पैसा, मार्केट में मनी सप्लाई पहले से ज्यादा है, गवर्नमेंट उधार लेगी पैसा आरबीआई से? नहीं लेगी। क्यों लेगी भाई? उधार पे लेने के बाद वो मार्केट में देने वाली थी, वो नहीं लेगी क्योंकि पहले से ही लोगों के पास पैसा है, बात खत्म हो जाती है। उसके बाद आ जाती है मॉनेटरी पॉलिसी। ये तो थी फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, जो गवर्नमेंट कर रही थी। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी करती है आरबीआई। हमने पहले एक चैप्टर था उसमें समझा सारे के सारे रेट, ये सारे रेट हमने वो वाले चैप्टर में समझे हुए हैं, जो है हमारा बैंकिंग चैप्टर, उसका लिंक वो इस वीडियो के बिलो दे दिया जाएगा, ठीक है। इन सब में कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही चीज देखी जाती है, वो होती है मनी सप्लाई।
अगर मनी सप्लाई किसी में ज्यादा होगी, जिसका मतलब कि डिमांड भी ज्यादा है, ठीक है, तो उसे कम किया जाएगा पीरियड की हेल्प से, ठीक है। तो ये सब कुछ आप लोग उस वीडियो को देख लेना, आपको आराम से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो बात होती है खत्म, ठीक है। आप लोग का ये वाला चैप्टर हो चुका है आसानी से खत्म। इसके बाद हम लोग और चैप्टर में जाएंगे, और अभी तक आप देख रहे हो, सहन कर पा रहे हो, तो इस जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट करना मर्जी है। कुछ चीज ना समझ आए, बिल्कुल नहीं समझ आए, मैं कहता हूँ ब्लॉक कर आराम से देखो, जो चीज ना समझ आए वो कमेंट में लिख दो, ठीक है। ओके।